ओके, तो ये बोथ कंडीशन ट्रू है। एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही चलेगा। और मैंने अभी इसको दोनों कहा, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, देन इट विल प्रिंट समथिंग, डू समथिंग, इट विल प्रिंट। नाउ मैं इसको चलाता हूँ अगर, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा डू समथिंग। ठीक, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, सपोज मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया, ठीक, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर हम एक और चीज दे सकते हैं, एल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक, और मैंने यहाँ पे कर दिया डू नथिंग, तो इससे हमारा इफ एंड एल्स का भी पूरा हो जाएगा। अगर ये डू नथिंग करेगा तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन में से कोई ट्रू नहीं है। मैंने इसको किया तो डू नथिंग पे आएगा, क्योंकि जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक ये नहीं चलेगा। और अगर मैं इसकी जगह और कंडीशन दे दूं, इसको बोलते हैं और कंडीशन, तो ये प्रिंट करेगा डू समथिंग। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो प्रिंट इसके इफ के अंदर जाएगा। एंड और में यही फर्क होता है। मैं अगर यहाँ लिखूं ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, और एंड में और में एनी ऑफ द कंडीशन, कोई एक भी ट्रू होगी तो वो उसके अंदर जाएगा। ओके, नाउ ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे डबल एंड कर दिया तो ये प्रिंट करेगा डू नथिंग। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सिंगल एंड डबल एंड ऑपरेटर की। सपोज ये है, अब मैं इसको करता हूं तब भी डू नथिंग करेगा। सपोज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड। तो इसको देखने के लिए मैं तो इसको देखने के लिए मैं एक मेरे पास फंक्शन थे, मैं वो बनाता हूँ। जस्ट होल्ड करना गाइस। ओके ओके, या मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। okay? मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। ओके, मैंने दो फंक्शन बनाए। okay? और हमने ये पहले ही से पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि स्टैटिक चीज ही स्टैटिक को कॉल कर सकती है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। okay? और मैं सिर्फ इसको दोनों फंक्शन लगा रहा हूँ। अब पहले मैं डबल एंड, अब इस दो फंक्शन क्या है कि भाई इस दो फंक्शन अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे तो ही ये अंदर जाएगा। okay? मैं दो फंक्शन बनाए, इज लॉग्ड इन, पब्लिक स्टैटिक बुलियन। मैंने बताया था बुलियन के और कोई भी डाटा टाइप होगा तो वो उसी टाइप की चीज रिटर्न करेगा। अब दोनों फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहे हैं और मैं इन दोनों फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। okay? और अभी मैं डबल एंड यूज कर रहा हूँ। ओके, नाउ अगर मैं इसको चलाता हूँ, पहले इस फंक्शन में जाएगा, फिर ये इस फंक्शन में जाएगा, चेक करेगा ट्रू है कि नहीं। अब मैं चलाता हूँ, आ गया इज लॉग्ड इन, इज इन बॉक्स लिंक प्रेजेंट, द सेकंड फंक्शन, दोनों ट्रू हैं तो ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं सिंगल एंड से चलाता हूँ। ठीक है, फिर भी ठीक है, ट्रू है। ओके, इन अब इसने देखा दोनों ट्रू हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो कि ये पहला वाला फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ इज लॉग्ड इन, इसको मैं फॉल्स रन करता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा इसके अंदर ये कोड नहीं जाएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स हो गया तो नहीं जाएगा। बट देखते हैं नाउ। ओके, इज लॉग्ड इन पहला फंक्शन कॉल किया इसने,
ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न दिया, फिर इसने सेकंड फंक्शन कॉल किया, अब इसने ट्रू रिटर्न दे दिया, यहाँ पर इसने कर दिया। चलो अब मैं डबल एंड यूज करता हूँ। ओके नाउ, अब डिफरेंस देखो, इसने सिर्फ पहला फंक्शन चेक किया, ये सेकंड फंक्शन चेक करने गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको फर्स्ट वाले पे ही फॉल्स मिल गया, क्योंकि इसको पता है अगर मेरे को पहले वाले पे फॉल्स मिल गया, चाहे मुझे सेकंड पे ट्रू मिले चाहे ना मिले, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसको जैसे ही पहले पे फॉल्स मिला, इसने अननेसेसरी सेकंड फंक्शन चेक नहीं किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड। यही डिफरेंस है कि सिंगल एंड तब, जब सिंगल हैंड यूज करते हैं तो वो दोनों फंक्शन को चेक करेगा, चाहे पहले वाला फॉल्स हो चाहे नहीं हो। अब ये दोनों फंक्शन में जाएगा, चाहे उसको पहले वाले में फॉल्स मिले चाहे ना मिले। लेकिन डबल एंड में क्या होता है, उसको अगर पहले वाले में फॉल्स मिल गया, इज लॉग्ड इन, तो वो सेकंड वाला चेक करेगा ही नहीं कभी। इसको बोलते हैं टाइम की बचत। ये बहुत जगह क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, और एग्जाम्पल के साथ, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई सिंगल हैंड और डबल हैंड में क्या फर्क होता है। और ये बोलना है अगर फर्स्ट कंडीशन अगर डबल हैंड में फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन कभी भी चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर सिंगल हैंड यूज करेंगे, चाहे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है चाहे नहीं है, वो सेकंड कंडीशन भी चेक करेगा। ओके, सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंगल हैंड एंड डबल हैंड। ओके, तो गाइज ये मानता हूँ ये छोटा क्वेश्चन है, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके नाउ, अब हम आज देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लास का। ओके, उसके लिए मैं एक क्लास लेता हूँ, उसको मैं नाम लेता हूँ कार क्लास, मेन मेथड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। Okay, now, how to make an object of the class? This is a most asked question. कहते हैं कि भाई कार C1 इक्वल टू न्यू कार। ये कहते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, पर इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या वो न्यू है? क्या वो C1 है? इसमें ऑब्जेक्ट है ये न्यू कार। ए, कार C1 कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कार C1 मीन्स ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, कि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहाँ पड़ा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, आपने कहा है बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू, न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का नाम, ये ऑब्जेक्ट बनाता है। और उसको रेफरेंस देने के लिए कि भाई वो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, हम C1 यूज करते हैं। अगर मैं इसी चीज को देखूं इसमें, कि सपोज मैंने न्यू कीवर्ड किया न्यू कार, वो एक ये ऑब्जेक्ट बना देगा मेरे को। ओके, यहाँ पर ये पड़ा है न्यू कार। ओके, और सपोज एक और मैंने न्यू कार बनाया, ये न्यू कार, ये मेमोरी में पड़े, पर मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करूँ कि कौन क्या है? उसके लिए मैं यूज करता हूँ कार C1 C2 C3। अब अगर मैंने C1 किया, C2 किया, तो मैंने C3 किया, तो ये इसके रेफरेंस है कि ये मेमोरी में यहाँ पड़ा है। C1 वो बता रहा है, C2 ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है, और C3 ये बता रहा है कि जो बना ऑब्जेक्ट नया वो यहाँ पड़ा है। सबके रेफरेंस। और एक चीज और, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑल द नॉन स्टैटिक स्टफ, जो भी नॉन स्टैटिक स्टफ होता है क्लास का, वो यहाँ पर आके बैठ जाता है। अगर नॉन स्टैटिक स्टफ की मैं बात करूं, सपोज मैंने यहाँ पे अगर डिक्लेयर किया होगा इंट से, सपोज मैंने कॉल किया स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग कलर, तो वो कलर वेरिएबल हर एक
जगह होगा, वो कलर वेरिएबल यहाँ पे भी होगा, वो कलर वेरिएबल यहाँ पे भी होगा, और वो कलर वेरिएबल यहाँ पे भी होगा। ओनली नॉन स्टैटिक स्टफ, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। ओनली नॉन स्टैटिक स्टफ, चाहे वो वेरिएबल्स है चाहे वो फंक्शन है। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। अब हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन कौन से होते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको जाके वॉच करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक नॉन स्टैटिक स्टफ। ओके, सो उस अब स्टार्ट, अब इसमें के लिए कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टार्ट फंक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। स्टार्ट, स्टार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मिस मत करना। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछो, क्योंकि यही जो मेथड है, यही बेसिक्स है जो आगे जाके काम आते हैं समझने के कि भाई। ओके, नाउ जब मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट, सपोज अब देखोगे, मैं बोलूंगा सपोज C1 डॉट, अब देख रहे हो आप कलर, कलर दे दिया मैंने ब्लैक, ये मेरी पहली कार है, ठीक है ना। और मैंने लिख दिया C1 डॉट स्टार्ट। नाउ अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसका नाम मैं देता हूं C2। अब C2 डॉट कलर मैं दूंगा ब्लू। और C2 डॉट अगेन स्टार्ट। ओके, तीसरा मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते इसलिए कि रीयूजेबिलिटी हम कर सके हर चीज की। अब ये ब्लैक कार थी, अब ये ब्लू कार थी, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ग्रे कार, अब मैं बोलूँ व्हाइट कार, तो मैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। और याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑल द नॉन स्टैटिक स्टफ विल रिजाइड ओवर देयर, वो यहाँ पर आके बैठ जाता है। वही हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेन मेथड स्टैटिक क्यों है। मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा मेन मेथड स्टैटिक क्यों है। लेकिन उससे पहले आप लोग रिवाइज करो कि ये जैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू क्लास नेम, और ये रेफरेंस है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। C1 इज नॉट एट ऑल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली में हूँ और एक माइलस्टोन है कि दिल्ली कह रहा है, वहां पर कह रहा है वो माइलस्टोन की दिल्ली 10 किलोमीटर अवे, तो वो माइलस्टोन दिल्ली नहीं है, वो माइलस्टोन रेफर कर रहा है कि दिल्ली वहां पर है 10 किलोमीटर। वैसे ही सेम वे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेज कि भाई वो ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है कि ये, और ये C1 बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट वहां पे पड़ा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक सो जो मैंने बोला था आपसे कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, उससे पहले एक चीज और है। हम्म, चलो ऐसा करते हैं। अब सपोज, सपोज फॉर एनी रीजन मुझे ये मेन मेथड कॉल कराना है कहीं पे भी। अगर सपोज मुझे ये कॉल कराना है फर्स्ट क्लास में, मेरे को अपना मेन मेथड कराना है, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, सपोज मैंने इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कार से C5 इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, अब ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे मेन मेथड करना है C5 डॉट, अब मेन मेथड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि ऑल द नॉन स्टैटिक स्टफ, और कार जो है वो है स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक है ये,
आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर सकते। तो मैं इस मेथड को कैसे कॉल कर सकता हूं? बाय द मीन्स ऑफ क्लास नेम डॉट मेन। ओके, इस तरह से मैं उस मेन मेथड को कॉल कर सकता हूँ बाय द नेम ऑफ क्लास। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई दिस मेन मेथड इज स्टैटिक, क्योंकि ये इनबिल्ट है, क्योंकि जावा जावा इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। इंटरनल फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो मेन फंक्शन को क्लास नेम डॉट मेन, जैसे मैंने यहाँ पे किया क्लास नेम डॉट मेन, वैसे ही ये इंटरनली जावा क्लास नेम डॉट मेन करते हैं। वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जैसे ये है। ठीक है, क्योंकि C1 में ओनली नॉन स्टैटिक फंक्शन आएंगे। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नॉन स्टैटिक फंक्शन आएंगे। ओके, सो इसलिए मेन मेथड है वो स्टैटिक है, वो पब्लिक वॉइड मेन नहीं है। तो ये इंटरनली जो फंक्शन कॉल होता है कि हाँ स्टार्टिंग है, वो क्लास नेम डॉट मेन। ओके, इसलिए ये जो है ये स्टैटिक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारी जो मेन मेथड वो स्टैटिक क्यों है, क्योंकि अगर इंटरनल फंक्शन जावा फंक्शन कॉल करते हैं क्लास को, तो क्लास नेम डॉट मेन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते क्लास का, वो नहीं बना सकते इंटरनल फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास का। ओके, ये है इसका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं, और वो चीज है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। ओके, नाउ मैं देखूं अगर फोर्थ क्लास। ओके, मैं इसमें ही एक और बना लेता हूँ क्लास, और उसका नाम देता हूँ फोर्थ क्लास पार्ट 2। नाउ इसमें मैं मेन मेथड करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ओके, नाउ अब जो है, सपोज हम करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। नाउ मैं कहता हूँ इंट आई इक्वल टू 100। ओके, नाउ सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ओके, नाउ SYSO, और मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू ले ली यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैंने दोबारा से आई को प्लस प्लस करवाया। ओके, मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, नाउ अगर मैं इसको चलाऊं, आप देख रहे हो इसने इधर भी 101 प्रिंट किया, इधर भी 101 प्रिंट किया। 100 इधर है, आई प्लस प्लस, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ल- यहाँ पर उसने 101 लिया, जब मैं इसको दोबारा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वो 101 रहा। क्यों? क्या होता है इसमें? इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, नाउ क्या करता है? फर्स्ट uses the value and then increment। क्या? ये बड़ी ध्यान से सुनना, उसने यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट नहीं किया है इस स्टेप पे। यहाँ पर आई की वैल्यू 100 ही है, लेकिन इस स्टेप पे वो 101 हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस प्रिंट कराने की कोशिश की, इसने 101 दिया, जो कि यहाँ पर वैल्यू 101 दिखा रहा है। इसने यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर पहले आई की वैल्यू यूज होती है, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या फर्क है।
कि वैसे ही अगर मैं देखूं, इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अ, इसको मैं कहता हूं इंट j इक्वल टू 500 प्लस i प्लस प्लस। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या आना चाहिए? बहुत से लोग बोलेंगे कि इसका आंसर आना चाहिए 5601। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 600 वो इस स्टेप पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो जो था वही रहा। मैंने पहले बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट यूज द वैल्यू देन इंक्रीमेंट, कि पहले वो आई की वैल्यू यूज होगी। जब आई की वैल्यू तब क्या थी, 100, तो 500 प्लस 100 600 आया। ठीक है, और अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं, प्री इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस आई। ओके, नाउ अब क्या वैल्यू आएगी जे की, अब देखते हैं। अब देख रहे हैं, सब फर्क पता चल गया कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क होता है। ओके, पहले प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, ओके, नाउ मैं इसको करता हूँ यहाँ पे और यहाँ। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू बढ़ती है, पहले वैल्यू यूज नहीं होती, पहले वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। क्या आपने इसमें देखा कि मैंने जब आई प्लस प्लस किया तो 600 आया, और जब मैंने प्लस प्लस आई किया तो पहले इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, फिर यूज हुई है। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज होती है फिर इंक्रीमेंट होती है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन वैल्यू यूज्ड। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पस के हिसाब से, कि पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। और होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर बाई चांस समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की और कोशिश करूंगा। आपको और एग्जांपल्स चाहिए, मैं और एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा हौसला मिले और मैं और वीडियोस डाल सकूं। ठीक है? वैसे मैं कोर्स करूंगा, मैं कोर्स डालूंगा पूरा सेलेनियम का। अभी मैं जावा के करा रहा हूँ बेसिक्स, फिर मैं सेलेनियम विद जावा कराऊंगा। उसके बाद मैं सी शार्प या पाइथन में से एक बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद सेलेनियम विद पाइथन कराऊंगा, फिर सेलेनियम विद सी शार्प भी कराऊंगा। ओके, तो ये बेसिक्स इंटरव्यू के हिसाब से बहुत जरूरी चीजें हैं, तो आप इसको नोट करते जाइए हर चीज को, और हो सके मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।